हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2017 के जीके के प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2017 में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, उसका लेवल किस तरह का था, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने 2021 की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है। और इसके पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके माय कॉमर्स इन्फो सर्च कीजिए। आपको दो ग्रुप मिलेंगे, एक होगा माय कॉमर्स इन्फो के नाम से, दूसरा ग्रुप मिलेगा आपको माय कॉमर्स इन्फो डिस्कशन के नाम से। दोनों को ज्वाइन करना है और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और हो सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको नेक्स्ट जब भी एग्जाम होता है तो ऑप्शंस को क्वेश्चंस बना दिया जाता है, यानी कि घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस और क्वेश्चंस दोनों को ध्यान से सुनेंगे तो आप 2021 का जो पेपर होगा उसमें बहुत हद तक तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड। बताइए इसमें से क्या हमारी वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। बताइए। आपको पता होगा वैकल्पिक मुद्रा क्या होती है। देखिए हमारी मुद्रा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा कानूनी निविदा और दूसरा होता है हमारा वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा वो होता है जो कानून द्वारा स्वीकृत है, यानी कि वो हमें लेने ही है। वैकल्पिक मुद्रा वो होती है जिसके लिए हम लीगली बाउंड नहीं है। अगर हम चाहें तो वो हम उसको स्वीकार करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हम नहीं चाहते कि उसमें हम पेमेंट लें तो हम उसको, जरूरी नहीं है कि हम उसको एज अ अपनी मर्जी के खिलाफ उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो वैकल्पिक मुद्रा है। अब देखिए यहाँ पर करेंसी दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं, बॉन्ड दे रखे हैं, चेक दे रखे हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चेक। चेक हमारा वैकल्पिक मुद्रा है। जरूरी नहीं है कि हम चेक में एक्सेप्ट करें, लेकिन करेंसी नोट, सिक्के यहाँ पर एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। सिक्के के लिए भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। बताइए। देखिए ये गोल्डन हैंडशेक है, पहले ये जान लीजिए, ये हमारी इसका स्टार्टिंग हुई थी 1960 के टाइम में, ब्रिटेन में हुआ था। इसका एक काम था इस योजना में कि जो भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं उनके विकास से संबंधित था, यानी कि उनके डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जो भी लोग थे उनको यहाँ पर उनके डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अलग है 2017 में जो पूछा गया है। ठीक है। तो कुछ आप थोड़े जो भी आपके जो जनरल अवेयरनेस है उस पर भी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किन पंचवर्षीय, अब देखिए पंचवर्षीय योजना पूछा है, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़िएगा। इनका टाइम पीरियड और इनका ऑब्जेक्ट क्या था, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस करके बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, यानी कि हमें इसमें बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें वास्तविक विकास दर, उनके लक्ष्य की जो विकास दर उन्होंने, यानी कि जो भी उन्होंने टारगेट रखा था उससे कम थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी, पांचवी पंचवर्षीय या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। बताइए। देखिए यहाँ पे कम की बात की गई है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी वो राइट आंसर हो जाए, चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7 का और इन्होंने अचीव कितना किया था, मात्र 3.3%, जो कि बहुत कम है। वहीं अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें
5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, 4.4 था, जबकि 4.8 इन्होंने अचीव किया। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5 यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया था, लेकिन 6 अचीव किया। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है 7वीं, उसकी बात करें तो 7वीं को भी इन्होंने टारगेट किया था 5.6 और अचीव किया था 6.8। ठीक है, तो यहाँ पर सब इन्होंने ज़्यादा अचीव किया, लेकिन फोर्थ में क्या था, इन्होंने टारगेट रखा था 5.7% का, लेकिन अचीव किया सिर्फ 3.3%। इसलिए कम जो था वो था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इन जो भी मैंने वैल्यूज आपको बताई थी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बैंक दर, नगद प्रारक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात या फिर बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। बताइए। देखिए यहाँ पे मात्रात्मक साख की एक कौन सी विधि नहीं है, तो वो है यहाँ पर आप खुद बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जल्दी आप आंसर करिए। देखिए यहाँ पर विधि की बात की गई है, जो भी मॉनेटरी हमारी साख होती है उसको नियंत्रण करने की, यानी कि जो मॉनेटरी एस्पेक्ट हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें, तो वो बैंक दर से कंट्रोल किया जा सकता है, नगद प्रारक्षित करके, वैधानिक तरलता के साथ। लेकिन बचत पर हम ब्याज दर में बढ़ोतरी करते हैं तो इससे वो कंट्रोल नहीं होगा, इससे क्या होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर विधि नहीं है, कौन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, बचत खातों पे ब्याज दर में बढ़ोतरी। ठीक है, तो होप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, तरलता अधिमान क्या होता है? ऑप्शंस हैं, परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा या फिर संपत्ति रखने की इच्छा। बताइए तरलता अधिमान क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ये भी जल्दी से आंसर करिए। देखिए तरलता अधिमान का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा, कुछ लिक्विडिटी बैंक के अंदर रखी जाती है, तो वो होता है बैंक जमा रखने की इच्छा, यानी कि बैंक में कुछ जमा करने की इच्छा को हम तरलता अधिमान कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? देखिए इतना घुमा फिरा के दे दिया, सीधे सीधे ये है कि परम 10,000 किसने बनाया, एसर, आईबीएम, सीडेक या फिर इंटेल। बताइए। देखिए 28 मार्च 1998 को सीडेक के वैज्ञानिकों ने 1 खरब की गणना करने की क्षमता वाले एक कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसको परम 10,000 कहते हैं। और इसका विकास का जो मुख्य श्रेय जाता है, आप इनके निदेशक पढ़ लीजिए, उस समय उनके निदेशक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर विजय पी भास्कर, उनको जाता है पूरा श्रेय। और किसने किया निर्माण, तो वो किया था सीडेक ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर आपको बताना है डीटीपी को विस्तार करें, यानी कि विस्तार करें का मतलब है इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो बताइए डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेलीटॉप पब्लिशिंग, डिस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग। बताइए। आपने बहुत बार ये सुना होगा डीटीपी। देखिए इसका जो राइट आंसर है या इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति या एकता लाना या फिर तृतीय विश्व की शक्ति होना। बताइए गुट निरपेक्षता का क्या कार्य है या क्या मतलब है? देखिए गुट निरपेक्षता की बात करें तो इसका तात्पर्य है जो भी शक्ति पुंज हैं उनमें तटस्थ लाना, यानी दो देशों के बीच में जो भी शक्ति पुंज हैं उनमें उन अलग रहने की नीति का एक उदाहरण है गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारा बेलग्रेड में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है।
नेक्स्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 47, 50 या 54 में? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है 1945। भारत जो है राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों से था, और भारत वर्ष 1945 में इसका राष्ट्र संघ बना था। और इसके 2 साल बाद, जबकि इसके 2 साल बाद 1947 में भारत आजाद हुआ था। यानी कि आप ऐसे याद रखिए, अपनी आजादी से 2 साल पहले इसका सदस्य बन चुका था। ठीक है। और या फिर ऐसे ये भी याद कर सकते हैं कि ये 45 में हुआ था और इसके 2 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 30 सितंबर? याद रखिएगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछा गया है। देखिए, शांति दिवस का पहले यहाँ पे मीनिंग समझ लीजिए। तो शांति दिवस का मतलब यहाँ पर ये है कि बिना किसी लड़ाई के शांति को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है कि आप शांति चाहते हो लेकिन आप लड़ रहे हो। ठीक है, बिना लड़ाई के शांति को बढ़ाना है यहाँ पर। और यानी कि किसी भी हिंसा से बचाव को बढ़ावा देता है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी है, और जो युद्ध विराम तोड़ने की स्थिति से उत्पन्न होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ये है कि शांति हमें रखनी है बिना किसी लड़ाई के, और इसको मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या फिर विश्व व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना? बताइए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी विश्व व्यापार हो रहा है उसको बढ़ावा देना, और जो जो भी इनमें रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको समाप्त करना। यानी कि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता देना कि कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार कर सकता है। उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। वो रिस्ट्रिक्शन किसी भी बेस पर हो सकती है, कोटा के बेसिस पर हो सकती है, और जो आपको कस्टम ड्यूटीज होती हैं उसके बेसिस पर हो सकती है, कि उनको हटाना, और ज्यादा से ज्यादा उनके बीच बहुत, हम यहाँ पर बात करें तो हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी उनके साथ डीलिंग हो, ये सारी चीजें बताना, ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार? बताइए, खेल क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण से संबंधित पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखिए, प्रशिक्षण के लिए दिया जा रहा है, तो प्रशिक्षण कौन देता है? टीचर यानी कि गुरु। तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसके अंदर धनराशि भी है, वो है 3 लाख। और द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति ये दी जाती है, यानी 3 लाख रुपए और द्रोणाचार्य जी की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। और ये किसको दिया जाता है? जो भी गुरु टीचर है उसको दिया जाता है। और अगर किसी भी खेल में उसके शिष्य को, या फिर जिसने खेला है उसको अगर पुरस्कार देने की बात आती है, तो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। यानी कि शिष्य को दिया जाएगा तो अर्जुन पुरस्कार, और गुरु को दिया जाएगा तो द्रोणाचार्य। और ये दोनों ही खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च, हम बात कर सकते हैं, सबसे बड़े पुरस्कार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल नोबेल कमेटी, या फिर विश्व बैंक? किसके द्वारा ये पुरस्कार देने की शुरुआत की गई? बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये प्रारंभ किया गया था 1930 में। वो सॉरी, वो
जो हमारा सेंट्रल बैंक था, स्वीडन सेंट्रल बैंक, उसके द्वारा उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 1966 में। ठीक है, तब से ये शुरू हुआ था। उसके बाद से ये हर वर्ष नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये स्टार्ट किया था स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या फिर भारतीय विद्या भवन, किसके द्वारा दिया जाएगा बताइए। देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार होता है और ये ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ज्ञानपीठ के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये भी नोट कर लीजिए, भारतीय दर्शन और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर ओडिसी? बताइए। देखिए, यहाँ पर संयुक्ता पाणिग्रही की बात करें तो ये एक ओडिसी नर्तकी थी और इनको 1975 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इनको वर्ष 1976 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप नोट कर लीजिए। और ये क्या थी? एक ओडिसी नृत्य थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ओडिसी ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजीव या फिर प्रिया संभाग? बताइए। देखिए, जो 7 प्रमुख सागर जो थे उसको पार करने वाली पहली महिला की बात करें तो वो थी यहाँ पे बूला चौधरी। इन्होंने ये पूर्व राष्ट्रीय तैराकी विजेता महिला भी थी। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने विश्व के 7 सागर को पार कर किया था। इन्होंने इंग्लिश चैनल 2 बार वर्ष 1989 में और 1999 में पार किया था। ठीक है, इंग्लिश चैनल 2 बार। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बूला चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो का संबंध किससे है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? आपने खेला होगा ये गेम। फ्री थ्रो बताइए किससे संबंधित है? देखिए, फ्री थ्रो की बात करें तो ये हमारा बास्केटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, फ्री थ्रो हो गया, एक प्रतिबंध क्षेत्र होता है जिस कोर्ट में फ्री थ्रो और कॉल शॉट पॉइंट एक इस तरह के माध्यम होते हैं। मतलब एक खेलने की तरीका होता है। इसमें अपील विरोधी टीम के द्वारा की जाती है अगर फ्री थ्रो खेलते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जिम कार्वन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटे गोमरी या फिर अतुल सेठी? देखिए, स्पेल ऑन द टाइगर की बात करें तो ये पुस्तक लिखी थी सैयद माउंट गोमरी ने। ठीक है, आप हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी, क्योंकि बुक्स एग्जाम में आपके बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। तो ये थे 43 क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।